आज बीजिंग के साफ आसमान को देखकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एक दशक पहले ये शहर किसी परमानेंट डिजास्टर जोन जैसा लगता था, जो आज दम घोट देने वाले दिल्ली के पॉल्यूशन से भी कहीं ज्यादा था। 2013 में बीजिंग ने अपने इतिहास का सबसे भयानक वायु प्रदूषण झेला, जिसे दुनिया ने एयर पॉकेलिप्स का नाम दिया। बीजिंग को तब वर्ल्ड कैपिटल ऑफ पॉल्यूशन कहा जाता था। उस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अक्सर 500 का आंकड़ा पार कर जाता था, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षित सीमा से 20 गुना ज्यादा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2013 में तो हद ही हो गई, जब 3 दिनों तक बीजिंग के लोगों ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन जो बीजिंग दुनिया की वर्ल्ड कैपिटल ऑफ पॉल्यूशन बन चुका था, आखिर कैसे एक ऐसे शहर में बदल गया जहां 2024 में अच्छी हवा वाले दिनों का रिकॉर्ड बन गया? ऐसे कौन से स्टेप्स चाइना ने उस समय उठाए जिसने पूरे चाइना की ही शक्ल बदल कर रख दी? आइए जानते हैं चीन की आक्रामक नीतियों और जबरदस्त तकनीक के पीछे की कहानी, जो उम्मीद के साथ साथ कुछ कड़वी सच्चाइयां भी बताती है। चाइना के पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह थी चीन का अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन। दशकों से देश की अर्थव्यवस्था कोयले पर चल रही थी। 2013 तक चीन दुनिया का आधा कोयला अकेले जला रहा था। पावर प्लांट, फैक्ट्रियां, लाखों पुरानी गाड़ियां और सर्दियों में घरों में जलने वाला कोयला, ये सब मिलकर हवा को एक जहरीले कॉकटेल में बदल रहे थे। ये हवा PM 2.5 कणों से भरी थी। ये इतने छोटे कण हैं जो सीधे खून में मिलकर कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा करते हैं। अनुमान है कि वायु प्रदूषण चीन में हर साल लगभग 20 लाख लोगों की जान ले रहा था। ये सिर्फ एक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी थी। लोगों का गुस्सा अब उबल रहा था। सोशल मीडिया पर एयर पॉकलिप जैसे हैशटैग वायरल हो रहे थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक से चीन ने दुनिया के सामने अपनी एक मॉडर्न और ताकतवर छवि बनाई थी, लेकिन अब दुनिया भर के अखबारों में धुएं में डूबे शहर की तस्वीरें छप रही थी। सरकार को ये एहसास हो गया था कि प्रदूषण न सिर्फ उसके नागरिकों की जान ले रहा है, बल्कि देश की ग्लोबल इमेज और आर्थिक तरक्की के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। ये सब बदला 2013 में, जब चीन की सरकार ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उसने आधिकारिक तौर पर प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सरकार ने एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसमें अरबों डॉलर झोंक दिए गए। लक्ष्य साफ था, किसी भी कीमत पर प्रदूषण को कम करना। ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी, कठोर और बिना किसी नरमी के। चीन के सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस ने उसे ऐसे करे और बड़े सुधार लागू करने की ताकत दी, जो शायद लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक खींचतान और लंबी बहसों के कारण मुमकिन नहीं हो पाते। जहां भारत में नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अक्सर ढीला पड़ जाता है, वहीं चीन ने पक्का किया कि उसके आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। प्रदूषण फैलाने के लिए अधिकारियों को सजा दी गई और तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोकल सरकारों पर जबरदस्त दबाव बनाया गया। चीन ने अपनी सबसे बड़ी समस्या यानी कोयले पर सीधा वार किया। उसने एक आक्रामक कोयले से गैस नीति शुरू की, जिसके तहत लाखों घरों और हजारों कारोबारों को कोयले वाले बॉयलर हटाकर नेचुरल गैस या बिजली पर स्विच करने के लिए मजबूर किया गया। अकेले बीजिंग और आसपास के इलाकों में कोयले की खपत बहुत तेजी से गिरी। इसके साथ ही चीन रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया। उसने बड़े बड़े सोलर और विंड फार्म बनाए। आज चीन दुनिया के लगभग 70 से 80% सोलर पैनल बनाता है। सरकार ने पावर प्लांट और फैक्ट्रियों के लिए अल्ट्रा लो एमिशन स्टैंडर्ड लागू किए, जो दुनिया के सबसे सख्त मानकों में से हैं। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को या तो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ी या फिर उन पर ताला लग गया। हजारों प्रदूषणकारी कंपनियों को बीजिंग जैसे बड़े शहरों से बाहर कर दिया गया। ये प्रक्रिया कई बार बहुत क्रूर थी, जिसमें लोगों की नौकरियां गई और धंधे बंद हुए, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। चीन ने लाखों पुरानी और ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया।
नए वाहनों के लिए सख्त एमिशन नॉर्म्स लागू किए गए जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने से। सरकारी सब्सिडी और स्कीमों के जरिए चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बना दिया। आज चीन की सड़कों पर 18 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और अब वहां बिकने वाली हर 3 में से एक नई गाड़ी इलेक्ट्रिक होती है। बीजिंग और शेंज़ेन जैसे शहरों ने तो अपनी बसों के पूरे बेड़े को लगभग 100% इलेक्ट्रिक कर दिया है। चीन को एहसास हुआ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही जवाब नहीं है। उसने दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रमों में से एक शुरू किया। ग्रेट ग्रीन वॉल नाम के एक विशाल प्रोजेक्ट के तहत गोबी रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकने के लिए अरबों पेड़ लगाए गए। चीन का दावा है कि उसने पिछले कुछ दशकों में 35 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। इंडस्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स जो धुएं से राख हटाते हैं, डिसल्फराइजेशन सिस्टम जो सल्फर डाइऑक्साइड हटाते हैं, और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड कम करते हैं, जैसी टेक्नोलॉजीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। चीन ने कुछ और भी बड़े प्रयोग किए। शियान शहर में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर टावर बनाया, जिससे PM 2.5 के स्तर में 15% तक की कमी देखी गई। हालांकि ये टावर हर जगह का समाधान नहीं है, पर ये चीन की तकनीकी महत्वाकांक्षा और प्रयोग करने की इच्छा को दिखाते हैं। 2013 से 2024 के बीच बीजिंग में PM 2.5 के स्तर में लगभग 66% की भारी गिरावट आई है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने तो बीजिंग की इस कामयाबी को बीजिंग मिरेकल तक कह दिया है। इस सुधार का असर नागरिकों की जिंदगी पर भी पड़ा है। एक स्टडी का अनुमान है कि हवा की क्वालिटी में सुधार के कारण चीन के नागरिकों की औसत उम्र में लगभग 2 साल की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस जीत की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गईं। कोयले से गैस में अचानक हुए बदलाव के दौरान कुछ इलाकों को ऊर्जा की कमी का भी सामना करना पड़ा। आर्थिक लागत भी बहुत बड़ी थी, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए गए। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली और भारत के दूसरे शहर बीजिंग के मॉडल को कॉपी कर सकते हैं? मामला थोड़ा पेचीदा है। भारत एक लोकतंत्र है और चीन जैसी सख्त टॉप डाउन नीतियां यहां लागू करना लगभग नामुमकिन है। भारत की अर्थव्यवस्था भी अलग है और यहाँ पराली जलाने जैसी समस्याएं हैं, जिन्हें राज्यों के आपसी सहयोग के बिना हल नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है? क्या भारत चीन के तजुर्बे से कुछ सीख सकता है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।